हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। तो हमने एम ई एस 11 12 13 और 14 का फर्स्ट ब्लॉक कवर कर लिया है। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं और उसमें से अपना जो भी नोट्स वगैरह है अगर चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज चलते हैं एम ई एस 15 की तरफ। फाइन। सो ऑपरेशनल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन वहाँ पे हम देखेंगे। तो उसका हम पहला यूनिट आज कवर करने वाले हैं। लाइक आई थिंक इट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, पर बहुत ज़्यादा हमको लाइक रिमेम्बर करने के लिए है, और एल्स आपको कुछ भी याद नहीं आएगा लिखने के लिए। आप लाइक सिर्फ सब्जेक्टिव लिखते रह जाएंगे और उसमें कोई भी फैक्ट्स और पॉइंट्स नहीं रहेगा, तो ऐसे में आपको स्कोर नहीं मिलेगा, स्पेशली इन दिस। ठीक है, तो पहला चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम इवॉल्यूट हुआ है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम प्री स्कूल से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ किस तरह से मूव किया। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में कैसा कैसा चीज़ है, हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और फिर हम यूनिट को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो एजुकेशन इज लाइक एसेंशियली अ फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हम सभी को पता है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस लाइक काफ़ी सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में होता है ना। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, जो कि हम पहले से भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, ये एक फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हमारा काफ़ी सारे सेटिंग में होता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एनवायरनमेंट्स जो है, द ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है। जो भी ऑपरेशंस मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं एजुकेशन का, इसमें उस वो सारे कुछ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं। पर जो इनफॉर्मल लाइक एनवायरनमेंट्स होता है, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स में ऑपरेशंस अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट बेसिकली हम जो भी पीयर ग्रुप से सीखते हैं या फिर हमारे फैमिली से सीखते हैं। जब तक हम स्कूल नहीं जाते हैं वहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, तो वो भी एक पार्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन का। उसके बाद भी हम लाइफ लॉन्ग इनफॉर्मल एजुकेशन से सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमेशा से अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड इन ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन जो है, ये फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट में होता है। और लाइक यूनिट, बाकी सारे यूनिट्स में भी इसको डिस्कस किया गया है। दैट्स ऑल व्हाट इट्स रिटन देयर। ठीक है, तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल ऑपरेशंस स्कूल में कैसा है, हायर एजुकेशन लेवल्स में कैसे हैं, और स्कूल लाइक डिस्कशंस ऑन स्कूल एजुकेशन विल पर्टेन टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखेंगे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का भी। तो बेसिकली हम एक बैकग्राउंड नॉलेज लेने वाले हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका जो हिस्टोरिकल नॉलेज होता है उसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए कि किस किस तरह से हम इवोल्यूट करके गए हैं ऊपर तक। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हमारे चेंजेस की नेसेसिटी है। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो स्कूल एजुकेशन 4 लेवल में होते हैं हमारे। 4 लेवल में होते थे कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। यहाँ पे आपको प्री प्राइमरी वाला सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नहीं मानते थे पहले। तो प्राइमरी लाइक प्री प्राइमरी जो सेक्शन है, अभी वो फाउंडेशनल स्टेज बना है। ठीक है, अभी वो फाउंडेशनल स्टेज बना है। तो आपका काम रहेगा एनईपी 2020 के हिसाब से, एनईपी 2020 के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अभी कैसा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, आपको ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बतानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनईपी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक आपका एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट वाला एग्जाम, कहीं पे भी एनईपी 2020 से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो फोकस ऑन इट। तो यहाँ पे कहा जाता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1968 में आया था, एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आया था। 68 में एक आया था, 86 में भी एक आया था। ठीक है, तो इसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न लाया गया, जो कि 10+2 का यूनिफॉर्म पैटर्न था। यूनिफॉर्म क्यों? और लाइक हर जगह पे इंडिया का सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इसको लागू करी गई। नॉट इवन इन गवर्नमेंट, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी सेम ही चीज़ फॉलो करा जाता था। ठीक है, 10+2 वाला पैटर्न जो है। तो यहाँ पे एजुकेशन, पहली बात तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में है ना। स्टेट्स आर फ्री टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या क्या कंसिस्ट होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारा 1 to 4 तक आ जाता है। फिर क्लासेस 5 to 7 तक आ जाता है एज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टेजेस।
वाइल सेकेंडरी एजुकेशन कंस्टिट्यूट्स क्लास 8 to 10 और 9 to 10। ठीक है, तो क्लास 11 एंड 12 में हम हायर सेकेंडरी स्टेजेस को कहते हैं, 11th एंड 12th को। ठीक है, तो विद इन अ स्टेट हाउएवर देयर इज अ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड अ टोटल ऑफ 15 years ऑफ एजुकेशन इज दैट। ठीक है, तो 15 years ऑफ एजुकेशन तब भी था, अभी लगभग उसी तरह से है, पर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आया है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ठीक है, तो 15 years का जो है इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट करा जाता है। 10 years ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे होता है, फॉलोड बाई 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी, जो भी आप जूनियर कॉलेज कह लो। तो फॉलोइंग टू दैट 3 years ऑफ स्टडी होता है, लाइक फर्स्ट डिग्री, एंड 2 years ऑफ स्टडी लीडिंग टू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ये सारी चीज़ें लगभग थोड़ा बहुत सेम है, पर फिर भी चेंजेस आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले कॉलम में आपको एज एंड ईयर्स लिखा हुआ है और क्लासेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लास आप 1 से लेकर के पूरा यहाँ पे लिखा गया है ग्रेजुएशन लेवल तक का, ठीक है, हायर एजुकेशन तक का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी एज अगर कहे तो प्राइमरी लेवल 5th तक का माना जाता है, और प्राइमरी का जो एज है लगभग 11 तक का जाता है। फिर अपर प्राइमरी आता है जो कि 6 to 8 तक का हुआ करता था, और यहाँ पे हमें अपर प्राइमरी एज लाइक 13 एज देखने को मिलता है। फिर सेकेंडरी का हमारा देखें तो लगभग यहाँ पे 11 to 12 हम मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी लेवल जिसमें कि हम 18 years तक का देखते हैं, लाइक हाँ, ओके, 9 to 10 यहाँ पे हो जाएगा, 9 to 10 जो कि सेकेंडरी का है। और फिर 10th लाइक 11 to 12 हमारा आ जाता है सीनियर सेकेंडरी में, अप टू 18 years। ठीक है, फिर इसके बाद हम लाइक कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाता है, या फिर लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज प्लेन डिग्रीज एंड ऑल विद ऑनर्स, बहुत लोग इंजीनियरिंग में जाता है, कोई कुछ में जाता है। ठीक है, तो कोई प्राइमरी टीचर का ट्रेनिंग में जाता है, कोई लाइक BEd MAd के लिए जाता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाते हैं, PG यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, MPhil नहीं है, PhD के लिए फिर बाद में जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाते हैं। ठीक है, जो भी मतलब अकॉर्डिंगली जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफर करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर चलता आ रहा है अकॉर्डिंग टू MHRD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन की पहले बात करते हैं, जो कि प्री स्कूल एंड प्री प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन के बारे में है, जो कि बर्थ से लेकर के अप टू 6 years तक की मानी जाती है। ठीक है, 6 years तक की प्री प्राइमरी स्कूल रहेगी, और फिर ग्रेड 1 में जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे +6 years को ग्रेड 1 में माना जाता है हमेशा। ठीक है, तो प्री प्राइमरी स्कूल में हमारा पेरेंटल एजुकेशन, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, प्री स्कूल केयर, ये सारी चीज़ों की मतलब चाइल्ड इस सारे चीज़ों में रहता है। हर एक बच्चा नहीं रहता है ऑब्वियसली, पर मैक्सिमम चीज़ें लाइक मैक्सिमम बच्चा इसमें आते हैं। मैक्सिमम बच्चा जो है ये लाइक प्री प्राइमरी में आता है, जो कि नर्सरी एंड LKG एंड UKG वाला चीज़ बोल लो, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, इसका नीड क्या है? इसका नीड प्लाटो से लेकर के मरिया मोंटेसरी है, गांधी जी हैं, सारे लोगों ने प्री प्राइमरी एजुकेशन को एम्फेसाइज किया था। ठीक है, जो भी सारे एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने भी यही कहा था कि जो फर्स्ट 5 years होता है बच्चा का, ओके, फर्स्ट 5 years जो होता है बच्चा का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंप्रेशनेबल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिव पीरियड होता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी बैलेंस तरीके से चाइल्ड में होता रहता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग चीज़ है, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है तो ग्रोथ एक फिजिकल पार्ट है इसमें। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ एक फिजिकल पार्ट है, बाकी जो सारा हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, हर चीज़ का जो डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन वाला डेवलपमेंट, ठीक है, हर चीज़ का साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट इसमें होता रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती है डेवलपमेंट में, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आगे। तो यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन कमीशंस हैं, कुछ कमिटीज़ हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बताए, जिसमें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, ताकि बच्चा का फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन सारा कुछ इसमें डेवलप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव क्या है? पहली बात तो कि बच्चा को हेल्दी एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक देना उसको, जैसे कि लाइट, सनशाइन, ओपन स्पेस, फ्रेश एयर, ये सारी चीज़ें देना।
और अच्छा एक हेल्दी वाला एनवायरनमेंट, होम टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिसमें कि बच्चा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, रेगुलर लाइफ के जैसा उसको फील हो। और कांस्टेंट मेडिकल केयर भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को जो होलसम पर्सनल हैबिट्स है उसमें उसको असिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल हैबिट्स का डेवलपमेंट के लिए भी उनको असिस्ट करना चाहिए उस वक्त पे, ठीक है। और चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दो कि वो लाइक इमेजिनेशन को एक्सरसाइज करें, अपना जो इंटरेस्ट है, स्किल्स है, उसकी तरफ काम करें, उसको डेवलप करें। और आप लाइक प्री प्राइमरी के टाइम से भी आप जान सकते हो बच्चा को कि वो किस किस तरह से मतलब वो ग्रो करेगा अपनी नेक्स्ट फर्दर लाइफ में। और जैसा भी वो कौन से स्किल में वो अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो रियल यूनिटी अचीव करना, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और होम लाइफ, रियल यूनिटी उसमें अचीव करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में किस तरह से डेवलप हुआ, इंपॉर्टेंट है अगेन। तो ये जो प्री प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन का आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, मोर देन 2000 ईयर्स। जब आपका बुक प्रिंट हुआ होगा उससे 2000 साल पहले ये कंसिडर करते हैं कि ये प्री प्राइमरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, नर्सरी एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। हम अगर प्लेटो के टाइम में देखें, कोमेनियस के टाइम में देखें, तो उस टाइम में हम इसको डेट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो कोमेनियस जो थे उन्होंने आइडिया दिया था स्कूल ऑफ द मदर्स। 18th सेंचुरी में इन्होंने एक इन्फेंट स्कूल फाउंड किया था, इटली में, जर्मनी में और इंग्लैंड में, ठीक है। तो रूस एंड पेस्टोलॉजी इसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे कि नोइंग एंड डूइंग, नेचर एंड नर्चर, ये सारी चीज़ें दिए हैं। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। कोमेनियस का स्कूल ऑफ द मदर्स नी, ठीक है। और रूस एंड पेस्टोलॉजी का, ये सारे नाम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जिस जो भी कोट्स आएंगे, जो भी वर्क्स आएंगे, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है हमेशा, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको एमसीक्यू वाले चीज़ें मिलेंगे, जैसे कि यूजीसी नेट वाला चीज़ हो गया, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, कभी भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल अगले साल कभी भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो रोल्स एंड पैथोलॉजी के हिसाब से नोइंग एंड डूइंग एंड नेचर एंड नर्चर जो चीज़ें हैं, ये सारे वर्क्स दिए गए थे। फिर जो आए फ्रोबल 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में फ्रोबल, इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया मॉडर्न किंडरगार्टन का, ठीक है। जो हम केजी बोलते हैं ना, यूकेजी एलकेजी, तो यही चीज़ें हैं जो कि किंडरगार्टन होता है, केजी, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ में फोकस ज़्यादा करना चाहिए, डेवलपमेंट में फोकस करो थ्रू प्ले एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ रट्टा मारे बैठ के, मतलब कुछ भी उससे कराते रहो, नहीं। खेल के थ्रू उसको सिखाना है, चीजें समझाना है, ठीक है। उसी तरह से 1909 में मैकमिलन सिस्टर्स, इन्होंने एक फर्स्ट नर्सरी स्कूल कहाँ पे बनाया, लंदन में बनाया, ठीक है। किसने, मैकमिलन सिस्टर्स ने, लंदन ने बनाया, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ केयरिंग फॉर द नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स। जो भी पुअर पेरेंट्स हैं उनके नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जो भी पुअर फैमिलीज होते हैं उसमें बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, टू अर्न अ लिवलीहुड, राइट। तो इसके कारण इन्होंने एक नर्सरी स्कूल ओपन किया लंदन में, मैकमिलन सिस्टर्स, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एजुकेट एवरी चाइल्ड एज इफ ही वेर योर ओन। जैसे आपका बच्चा है तो आप पढ़ाना चाहोगे, उसी तरह से सारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, एजुकेट करो हर बच्चा को, ठीक है। इन्होंने ये चीज कहा, अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर मैडम मोंटेसरी आते हैं, मरिया मोंटेसरी, जो कि एक यंग फिजिशियन थे इटली में, ठीक है। और इन्होंने भी काफ़ी सारे स्कूल्स लाइक एस्टेब्लिश किए, इन्होंने एनकरेज किया वेरियस मटेरियल्स को, जो कि बच्चों की मोटर एंड मेंटल स्किल्स, मोटर यानी कि फिजिकल चीज़ें बताएं, ठीक है। तो ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर वाला चीज़ है साइकोमोटर, ठीक है। तो उसको डेवलप करना है, मेंटल स्किल्स यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए एक स्कूल बनाया जिसका नाम था कैसा बैम्बिनी, ठीक है। कैसा बैम्बिनी इसका नाम था उनके स्कूल का, ठीक है।
जिसमें कि एटमॉस्फेयर स्ट्रिक्ट नहीं था, फॉर्मल और बिजनेस टाइप नहीं था, अफेक्शनेट एंड इंटीमेट टाइप था, एक होम टाइप एनवायरनमेंट उसमें उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है। तो इंडिया में भी काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे ऑर्गेनाइज हुए थे, रन कर रहे थे। इनिशियली मिशनरीज के द्वारा रन कर रहे थे। ठीक है। फिर मॉडर्न मैडम मोंटेसरी जब इंडिया में रहने लगी 1940 टू 1948 में, तो इन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड ओपन स्कूल, लाइक ओपन स्कूल्स इन बिग सिटीज। तो टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया और ओपन, लाइक बड़े बड़े सिटीज में स्कूल्स भी ओपन किए। ठीक है। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम ये जो स्कूल्स थे ये काफ़ी अच्छा प्रिविलेज्ड व्यू में रह रहा था। ठीक है। फिर सर्जेंट रिपोर्ट आता है 1944 में। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट को जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपने से प्रोविजन बनाना चाहिए। ये कहता है सर्जेंट रिपोर्ट। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए थे। ठीक है। तो काफ़ी सारे कमीशंस भी बने थे, सेडलर कमीशन, कोठारी कमीशन, काफ़ी सारे, वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आए थे। ठीक है। तो सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया था, जिसके चलते कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा पुश दिया गया कि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा काम करे। ठीक है। इसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाने की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है। फिर आता है 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में भी ये ऑब्जर्व करा गया, इन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया कि ये जो स्टेज होता है ये जॉय ऑफ लर्निंग के थ्रू कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इसमें सिखानी चाहिए, यानी कि खेल खेल में सारी चीज़ें इसमें सिखानी चाहिए। प्रॉपर हैबिट्स ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, क्लीनलीनेस कितना कैसा होना चाहिए, हेल्दी मोड्स ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो है सोशल हैबिट्स भी, लाइक जो भी नेसेसरी है अपनी लेटर लाइफ के लिए, कम्युनिटी लाइफ के लिए, सोशल हैबिट्स को भी इम्प्रूव कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने कहा। फिर हमारा आ गया कोठारी कमीशन, यानी कि एजुकेशन कमीशन 1964-66। इन्होंने भी एक सजेस्ट किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और इनका टारगेट था कि 50% ऑफ चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप 3 to 5 ईयर्स में है इनको एनरोल कराने के लिए। ठीक है। तो 1967 में एक कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में इन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी के तहत ही 1968 में हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था, 1968 में। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी था, इसने प्री प्राइमरी एजुकेशन को सिग्निफिकेंटली बताने के लिए इसने क्या कहा था कि इसमें जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन में ग्रेटर अटेंशन की नीड होती है, जो कि हमें लाइक ग्रेटर अटेंशन देना पड़ेगा डेवलपमेंट की तरफ प्री प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये कंडक्ट कराता है प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो कि लाइक एनकरेजमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको हमें प्रोवाइड करानी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा एक्सेप्ट करता है। ठीक है। स्पेशली जो भी लाइक जो भी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रूरल एरियाज में चल रहे हो, अर्बन स्लम्स में चल रहे हो, जो भी वीकर सेक्शंस के लाइक वीकर सेक्शन के कम्युनिटी के बच्चों को लेकर के चल रहे हो, इन लोगों को हमें इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। तो एवरी एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी हम एनकरेजमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन के अंडर में करानी चाहिए, और लेस कॉस्टली मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन इसमें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्री स्कूल, जो चाइल्ड का जो है ये ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, बोलते हैं मिसेस स्वामीनाथन। ठीक है। मिसेस स्वामीनाथन चेयरमैनशिप इन 1972। 1972 में जो स्वामीनाथन कमीशन इन्होंने बनाया हुआ था, इसमें भी ये डिटेल्ड सजेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि किस तरह से हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज बनाएं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का, लाइक कंट्री वाइड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। और उन्होंने ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स के बारे में भी बोला, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी उन्होंने इसमें मेंशन किया। तो 5 ईयर प्लान्स जो थे उसमें भी एलोकेट होना शुरू हो गया स्पेशल टारगेट्स एंड स्पेशल फंड्स प्री स्कूलिंग के लिए। ठीक है। प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो इंडिया में किस तरह की प्री प्राइमरी स्कूल्स प्रिवेल कर रहे थे उस वक्त? तो किंडरगार्टन जो है ये मिशनरीज के द्वारा, कन्वेंट्स के द्वारा ज़्यादातर चलाई जाती थी पहले तो। ठीक है। और ये प्राइवेटली मैनेज थी, नर्सरी स्कूल जो भी है ये प्राइवेटली मैनेज थी, जो कि रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बच्चों को ज़्यादातर कैटर कर रही थी। ठीक है। फिर आता है मोंटेसरी स्कूल्स, जो कि लाइक नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मोंटेसरी मेथड, पर इससे इन्फ्लुएंस था। तो मॉडर्न लाइक मैडम मोंटेसरी का जो आइडियोलॉजी था, फिलोसफी था, उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा था। ठीक है। नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन, बट हाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका था।
तो इस तरह का जो जो भी स्कूल्स था, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स हुआ करता था उस वक्त पे। ठीक है। प्री बेसिक स्कूल्स हुआ करते थे, जो कि इनएक्सपेंसिव स्कूल्स थे, और विदाउट इवन द मिनिमम नेसेसरी इक्विपमेंट्स और टीचिंग एड्स के बिना ये हुआ करता था। प्री बेसिक स्कूल्स जो थे, बेस्ड ऑन गांधीजी's आइडियोलॉजी, बेस्ड ऑन गांधीजी's फिलोसफी। ठीक है। और कुछ प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स भी हुआ करते थे, जैसे जैसे कि वो प्री बेसिक एजुकेशन को भी लेते थे और मोंटेसरी जी के आइडियाज को भी लिया करते थे उसमें। ठीक है। फिर कुछ आंगनबाड़ी होते हैं, बाल मंदिर होते हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स होते हैं, सिंगल रूम स्कूल्स होते हैं। ये सारे भी एजेंसीज चल रहे होते हैं उस वक्त में। ठीक है। तो बच्चों की बात आए तो टीचर को तो बात आनी ही चाहिए, है ना। तो फिर आता है आ, कुछ कोर्सेस जो कि मोंटेसरी ट्रेनिंग, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेस आ गया, जो कि रन बाय होम साइंस डिपार्टमेंट पहले तो। ठीक है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में होम साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये चीज़ आ जाता था। मोंटेसरी ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट, लाइक डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेस हो टीचर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। जैसे कि भारतीय विद्या भवन और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो कि ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे थे, जिसमें नर्सरी स्कूल करिकुलम जो था ये ऑफर करता था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑफर करते थे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके टीचर्स को प्रिपेयर करा जाता था। ठीक है। जो जिससे कि वो स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट क्रिएट कर सके चिल्ड्रन के अंदर। म्यूजिक, प्ले, लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, साइंस, फील्ड ट्रिप्स, ये सारा चीज़ प्लानिंग कर सके केयरफुली। ये सारी चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता था। ठीक है। तो इस स्टेज ऑफ एजुकेशन में एक साउंड फाउंडेशन बनाया था फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो इट हैज रिमेन नेग्लेक्टेड फॉर रीजन सच एज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पोर कम्युनिटी सपोर्ट एंड इनडिफरेंट पैरेंटल केयर। ठीक है। तो पेरेंटल केयर, पोर कम्युनिटी सपोर्ट और पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से ये सारी चीजें पहले तो पिछड़े रह गए थे। ठीक है। फिर 1992 में केब आता है। 1992 में रेड्डी कमिटी ऑफ केब, केब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या रेकमेंड किया? आईसीडीएस और ईसीसीई को डेवलप कराने का रिकमेंडेशन दिया। आईसीडीसी क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि लाइक रिलेटिंग टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया किस लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर करने के लिए और अर्ली चाइल्डहुड का एजुकेशन के लिए भी आया। ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था फ्रॉम एट्थ प्लान ऑनवर्ड्स। ठीक है। ये फर्दर सजेस्ट करता है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है इनको एक्सपैंडेड रोल के लिए रखा जाए, और जो भी इनका फोकल पॉइंट फॉर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, उनका फोकल पॉइंट बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज में होनी चाहिए, जैसे कि सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और चाइल्ड केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स है शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज टू इंश्योर दैट दे हैव द नेसेसरी स्किल्स। तो बिना स्किल्स के किसी को भी ना रखा जाए, इस पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन का इवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। फिर देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन कैसे कैसे बना। तो प्राइमरी एजुकेशन अगेन एक फाउंडेशन स्टेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए गवर्नमेंट में, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। किस चीज़ का? 6 to 14 ईयर्स तक जो एज वाले बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन देने का। ठीक है। ये हमारा अभी तक भी चलता आ रहा है ना, हमेशा से में भी ये कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है कि मास लिटरेसी को यहाँ पे हम स्प्रेड करें, और बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लिए, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं थोड़ा। तो पहले जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो उन्होंने देखा कि मोर और लेस वाइड स्प्रेड सिस्टम ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन कंसिस्ट कर रहा था, बोथ एलिमेंट्री में और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे प्रेजेंट थे। ठीक है। पर इसका जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, इसका जो टेक्सचर था सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे ज़्यादा था, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल पे ज़्यादा था। ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट pre-British days, an Indian village was self-sufficient and most villages had their own schools। ठीक है। तो प्री ब्रिटिश टाइम में, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, तब तक हमारा पाठशालास और मकतब्स हुआ करता था, हर एक विलेज में हुआ करता था, इंडियन विलेजेस में, जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था।
ठीक है। फिर 1835 में अ मिशनरी एडम, ठीक है, ये अपना रिपोर्ट में ये एस्टिमेट करता है कि जो प्रोविंसेस है बंगाल एंड बिहार का, बंगाल एंड बिहार का जो प्रोविंस है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 लाख स्कूल्स हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि 1 लाख स्कूल्स उसमें हुआ करते थे। तो रफली 2 स्कूल्स हुआ करते थे एवरी 3 विलेजेस में। ठीक है, और अ स्कूल फॉर एवरी 400 पर्सन, 400 पीपल के लिए एक स्कूल वहां पे अवेलेबल हुआ करता था 1835 के टाइम पे। ठीक है, तो काफी हमारा इंडिजिनस सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, तो इनका जो सिलेबस हुआ करता था पहले हमारे स्कूल्स में was नॉट एम्बिशियस एंड comprised ओनली ऑफ 3 आर्ट्स एंड अकाउंट्स। ठीक है, सिर्फ इसी के ऊपर में हुआ करता था। फर्दर क्या ये बोलते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं ये टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, और वो काफी ज्यादा अनसुटेबल था, और टीचिंग मेथड्स जो अडॉप्ट किया गया था वो ऑब्सोलेट था। ठीक है, वो भी अच्छा नहीं था। स्कूल्स तो थे, पर जो सिस्टम अंदर में चल रहा था वो नहीं उतना अच्छा था अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें सिंगल टीचर स्कूल्स हुआ करते थे, डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था, और वहाँ पे पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर दिया जाता था। और आवर्स ऑफ अटेंडेंस तो जो है ये इरेगुलर हुआ करता था, हॉलीडेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो चिल्ड्रन यूज टू मीट जनरली इन द हाउसेस ऑफ द टीचर्स और कम्युनिटी सेंटर्स। तो बच्चा कोई भी कम्युनिटी सेंटर्स जैसे कि टेम्पल्स और मॉस्क या फिर लाइक टीचर के हाउस में मिला करता था, और वहीं पे वो पढ़ा करता था। ठीक है, तो टीचर्स को भी काफ़ी लेस पेमेंट मिलता था, तो टीचर ट्रेनिंग तो अननोन ही था उस वक्त में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया। पर अगर प्रेजेंट सिस्टम की बात करें प्राइमरी एजुकेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का देखा जाता है। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इसमें दिया था। तो मिशनरी स्कूल्स का भी कुछ फीचर्स इसमें लिखा गया है। तो इसमें टेनेट्स ऑफ क्रिस्टियनिटी वर कंपलसरी। ठीक है, क्रिस्टियनिटी के लोग वहाँ पे रहेंगे। इनका जो करिकुलम रहेगा इनमें ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे टेक्स्ट बुक प्रिंटेड में रहेंगे, और रेगुलर क्लासेस होंगे, फिक्स्ड इंटरवल के लिए क्लासेस होंगे। संडेज को हॉलीडेज माना गया। फिर रेगुलर क्लासेस जो है ये बेस्ड ऑन टाइम टेबल रखा गया, टाइम टेबल इंट्रोड्यूस हुआ था, और एज मोर देन वन टीचर वॉज अवेलेबल। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वर इम्पार्टेड थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो बच्चा जो भी लैंग्वेज में लाइक कंफर्टेबल है उसी के हिसाब से उसको सिखाया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया प्री वाली बात है। ठीक है, फिर आ गया डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, तो 1844 में सर्जेंट रिपोर्ट आया था। ठीक है, 1854 में आता है हमारा वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन। ठीक है, वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन। तो डिस्पैच क्या बोलता है, ये जो रिपोर्ट था ये सपोर्ट करता है इंडिजिनस स्कूल्स का जो इम्प्रूवमेंट है, इसको सपोर्ट करता है, पर फिर भी ये बोलता है कि न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन करनी चाहिए, और जो न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करी जाएगी उसको ग्रांट्स एंड एड दिया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को भी ग्रांट्स एंड एड दिया जाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल्स को तो फंडिंग दिया ही जाएगा। ठीक है, ताकि प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड हो सके। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोकल सेस एक्ट आया। ठीक है, लोकल सेस एक्ट आया 1864 में। तो इसमें प्राइमरी एजुकेशन को लाइक स्ट्राइड्स फॉरवर्ड ड्यूरिंग 1870 टू 1881। तो लोकल सेस एक्ट्स 1864 में आने के बाद प्राइमरी एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा और ग्रो किया 1870 टू 1888 के दौरान। ठीक है, फिर आता है लोकल बोर्ड एक्ट। ठीक है, लोकल सेस एक्ट 1864। ठीक है, लोकल बोर्ड एक्ट, लोकल बोर्ड एक्ट 1883 84। ठीक है, 64 84 लोकल सेस, 64 लोकल बोर्ड 84। ठीक है, तो यहाँ पे द कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडीज ओवर लोकल रिसोर्सेस, जो भी लोकल रिसोर्सेस है इनको लोकल बॉडीज कंट्रोल करेंगे। ठीक है, लोकल बॉडीज कंट्रोल करेंगे, पर अगर प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, एज लोकल बॉडीज फेल्ड, तो यहाँ पे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज थे इनका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, तो इनको हम ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, एज दे डिड नॉट रिसीव प्रॉपर फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लोकल सोर्सेज को कम कंट्रोल तो कर रहे हैं, मैनेज तो कर रहे हैं, पर क्या इनको अगर फाइनेंशियल एड ही नहीं अच्छा से मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो ये इनको क्यों हम ब्लेम करें। ठीक है, तो ये वाली बात उसमें आ गई।
तो इसमें प्राइमरी एजुकेशन का 19th सेंचुरी में स्लो प्रोग्रेस हो रहा था, ठीक है, जो कि डिसहार्टनिंग था। और ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि काफी सारे मिस्टेकन पॉलिसीज भी आए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो क्या गलतियां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया? पहली बात तो है कि इंडिजिनस सिस्टम को इन्होंने क्रश डाउन करने की कोशिश किया। जो भी प्राइमरी एजुकेशन का इंडिजिनस सिस्टम चल रहा था उसको क्रश किया, ठीक है। और सारे जो स्कूल्स थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया। सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इसको ब्रिटिशर्स के अंडर में लाया गया, इंडिजिनस स्कूल्स को सीज करा गया। और वो अभी लाइक इस वक्त पे 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वो और एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। मानिए सिर्फ कुछ ही लाइक वेस्ट बंगाल और बिहार में ही 1 लाख इंडिजिनस स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस वक्त 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते 1835 एडम ने रिपोर्ट लिखा था। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के तक आते आते मतलब नियरली 100 ईयर्स उसके अंदर में हमारा जो इंडिजिनस स्कूल था इसको इन्होंने सेज कर दिया था पूरा, ठीक है। बहुत ही कम स्कूल्स बचे थे जो कि न्यूली सेटअप किए गए थे, ठीक है, टू रिप्लेस द नेटवर्क ऑफ इंडिजिनस सिस्टम। फिर आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने अडॉप्ट किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया था। तो डाउनवर्ड सिस्टम लाइक है कि इलाइट्स को हम, अच्छा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलो कर रहा था। फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में। 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करी गई, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप करी गई 1823 में कलकत्ता में, ठीक है। 1 लाख उसमें दिया गया 1833 सॉरी 1813 की चार्टर एक्ट में, ठीक है। सो 1823 में जो कमेटी इस्टेब्लिश करी गई थी कलकत्ता में, अ, इसने इसको मिला कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है टू कैटर टू द नीड्स ऑफ मासेस। जो भी इतना सारा लोग हैं इनके जो भी नेसेसरी नीड्स है, नेसेसिटीज है, इसको कैटर करना काफ़ी मुश्किल है। तो हेंस हायर एजुकेशन ऑफ द रिचर क्लासेस बिकेम द इमीडिएट कंसर्न, नॉट द एजुकेशन ऑफ द मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इलाइट्स को ही एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ओब्वियसली ट्रू, अभी भी सही बात है, हमेशा से रहेगा, ठीक है। सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन किसको माना जाता है कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कंपलसरी एजुकेशन को neither reorganized nor acknowledged the duty of the state, ठीक है। कंपलसरी एजुकेशन को इन्होंने अभी तक भी लाइक माना नहीं था, ठीक है। इसके वजह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला सिस्टम कोई भी नहीं आया था कोई भी स्कूल गोइंग एज के लिए, ठीक है। तो ये आइडिया उस वक्त कंसिडर्ड यूटोपियन फॉर इंडिया, उस वक्त नहीं था, व्हेन इंग्लैंड इटसेल्फ हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंग्लैंड के लाइक इंग्लैंड के स्कूल्स में भी ये वाला चीज वहां पे भी नहीं था ये प्रिंसिपल, तो वो इंडिया में कैसे ही करते, ठीक है। तो यहाँ पे सम एडिशनल फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं स्लो प्रोग्रेस के लिए प्राइमरी एजुकेशन का। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज हुआ करते थे जो कि रूरल इंडिया को नेग्लेक्ट करता था, ठीक है, वेयर मोर देन 80% पीपल लिव्ड। तो इंडिया में मोर देन 80% पीपल उस वक्त में जिया करते थे। तो उनके नीड्स को इग्नोर करा गया, पॉलिसी को सेंट्रलाइज्ड रखा गया था, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट किया जिसकी वजह से लाइक जो पीपल का जो लाइफ है ये फेल किया। फिर इम्बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ था, फंड्स अच्छा से नहीं मिलता था, तो विच ओनली 0.88% ऑफ द टोटल रेवेन्यू स्पेंड किया जाता था एजुकेशन में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वहाँ पे बन गया प्राइमरी एजुकेशन को ग्रोथ कराने में, ठीक है। फिर आता है मूवमेंट फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए मूवमेंट फर्स्ट टाइम 1884 में हमको देखने को मिला जब डिप्यूटी एजुकेशन इंस्पेक्टर ऑफ बरोच मिस्टर शास्त्री, ठीक है, इन्होंने डिमांड किया कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये अपने रिपोर्ट में बताते हैं 1884 में, ठीक है। तो द एजिटेशन फॉर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, जो एजिटेशन था ये वर्क किया 1890 टू 1918 के दौरान। फिर बड़ौदा, बड़ौदा जो है ये पायनियरिंग प्लेस था जहाँ पे हमको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करते हुए दिखाई दिया एंटायर गायकवाड़ स्टेट में, ठीक है। गायकवाड़ स्टेट हुआ करता था 1906 में, यहाँ पे हमको पहला
कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन वाला चीज देखने को मिला। और जीके गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, made two attempts in 1910 and 1911 to move a resolution and a bill to imperial legislation for making provision for compulsory elementary education। ठीक है। प्राइमरी लाइक कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन गायकवाड़ स्टेट में 1906 में हुआ था, सारे इंडिया में नहीं हुआ था, पर हाँ कुछ ही जगह पे हुआ था। ठीक है। तो जीके गोखले ने फिर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा मूव किया, और 1910 में 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेशन काउंसिल की तरफ उन्होंने एक बिल या फिर रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की। ठीक है। पर गोखले वहां पे फेल हो गए, अनडाउटेडली फेल हुए। पर यहाँ पे माना जाता है कि उसी से लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा वहाँ पे बूस्ट मिला। ठीक है। फिर आता है एक्ट ऑफ 1919। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ। ठीक है। 14 to 19 के बाद एक्ट ऑफ 1919 आया, जो कि स्टिमुलेटेड किया एजुकेशन की तरफ की इंटरेस्ट को। ड्यूरिंग 1919 एंड 1947 न्यू आउटलुक हमें मिला फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी गई 1937 में। ठीक है। 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला, और वहाँ पे इंडियन मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया स्टेट लेजिस्लेशन में, और उन्होंने स्प्रेड ऑफ एजुकेशन का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है। पर इनएडिक्वेट बजट जो था, ये काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न था, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का जो डेवलपमेंट था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है। यहाँ पे लेख कर गया। तो यहाँ पे दिस मोटिवेटेड गांधी जी। ठीक है। गांधी जी को यहाँ पे ये मोटिवेट करता है बेसिक एजुकेशन का प्लान लाने के लिए। ठीक है। तो 1917 में क्या हुआ फिर? 1917 में श्री विट्ठल भाई पटेल जो थे, इन्होंने फिर से एक लाइक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में, बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में एक बिल पेश करने की कोशिश की, जो कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की तरफ था। ठीक है। सक्सेस पार्शली अचीव हुआ था, और 1918 में पार्शली अचीव हुआ था। फर्स्ट एक्ट एक्सेप्ट करी गई थी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन इंडिया। ठीक है। आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्री केम टू पावर इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस डिफिकल्टीज, कंपलसरी एजुकेशन फ्लोरिश किया गया फॉलोइंग डिकेड। 1943 में प्राइमरी स्कूल्स को सेटअप करी गई 229 टाउन्स एंड 10,617 विलेजेस में। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन इवॉल्यूट हुआ था इंडिया में। ठीक है। चलिए, फिर आता है पोजीशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड करंट डेवलपमेंट्स। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस और करंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है? तो एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रोविजन के लिए जाना जाता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। और लिस्ट अप एटलीस्ट अप टू एलिमेंट्री एज, सो 6 to 14 ईयर्स का जो चीज़ है यहाँ पे वो आता है। टारगेट सेटअप करी गई ईच प्लान पीरियड के लिए, और उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करी गई इन एबिलिटी टू अचीव द टारगेट्स इवन आफ्टर 5 डिकेट्स। सो 5 डिकेट्स के बाद भी हमें अच्छा खासा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया था। ठीक है। 1957 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेटअप करी गई। इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेटअप करी गई। लेटर ऑन केप भी सेटअप करा गया। ठीक है। कैप स्टैंड लाइक केप सेटअप वन स्टैंडिंग कमेटी। केप तो सेटअप पहले से हुआ था। केप का जो वन स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया एलिमेंट्री के लिए और बेसिक एजुकेशन के लिए थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और जो कि काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे लेता है, जैसे कि ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे करना, मॉडल लाइक ड्राफ्ट मॉडल लेजिस्लेशन करना कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जो स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करना, इमरजेंसी टीचर ट्रेनिंग कराना। फिर हाउसिंग फॉर टीचर्स इन रूरल एरियाज में टीचर्स के लिए लाइक अकोमोडेशन की बात करना। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। फिर टेक्स्ट बुक का जो प्रोडक्शन है, लिटरेचर फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे काम शुरू करे गए। ठीक है। काम शुरू करे गए। फिर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ड्यू टू अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल बॉडीज के पास, मतलब जिला परिषद और विलेज पंचायत को जो है, इनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। इसके बारे में हम यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे, ब्लॉक 2 में। फिर यहाँ पे आर्टिकल 45 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्राइमरी एजुकेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर करता है। ठीक है। The state shall endeavor to provide within a period of 10 years from commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। ठीक है। तो आर्टिकल 45 के तहत हमारा आ जाता है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमें कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। स्टेट का एंडिवर ये होना चाहिए।
ठीक है। दो, देर हैज बिन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, टारगेट 100% एक्सेस का, रिटेंशन का, अचीवमेंट का काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल ही रहा कंट्री इवन आफ्टर 10th प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं ये ऑब्स्ट्रक्ट करते थे लाइक प्राइमरी एजुकेशन के अचीवमेंट को, जैसे कि रिसोर्सेस और स्टैग्नेशन होना, रिसोर्सेस का वेस्टेज होना, स्टैग्नेंट रिसोर्सेस होना, ठीक है। एनरोलमेंट में प्रॉब्लम्स आना, ट्राइबल एंड एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम्स आना, तो रिमोट हिली एरियाज में रहा करते थे, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस होता है, फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लाइक बैकवर्डनेस आता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। फिर 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया। इन्होंने यहाँ पे एक प्रायोरिटी दी एडल्ट लिटरेसी के बारे में बताया, फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात छेड़ी गई, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्रेस भी आया जो कि दो एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस के बारे में सोचा गया। टोटल सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल एंड एकेडमिक सपोर्ट दिया जाएगी टू अचीव यूईई, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या मेजर्स उसमें लिया गया? स्कूल ड्रॉप आउट्स को लाइक ओवरकम करना, रिटेंशन रखना, ठीक है, ये करना। फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ स्कूलिंग के बारे में ध्यान देना, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, उसको यहाँ पे वर्क में लाया जाए ताकि वर्किंग चिल्ड्रन जो हैं, गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा लाइक प्रोग्रेस मिल सके। फिर एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट को ज़्यादा लाइक एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वहाँ पे दिया गया ताकि वो अपने से कुछ अच्छा कर सकें, उनकी कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्लानिंग और मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। स्कूल का जो इफेक्टिवनेस है, टीचर कॉम्पिटेंस है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन है, उसको इम्प्रूव कराना था। फिर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग नाम ही बताता है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको एनहांस करना, चिल्ड्रन के अंदर अचीवमेंट लाना, ठीक है। माइक्रो प्लानिंग करना और उसी के हिसाब से हमारा यूनिवर्सल एक्सेस एंड यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी प्लानिंग में आए, मैनेजमेंट में आए, लेस स्ट्रेस वाला चीज़ आए, पार्टिसिपेटिव प्रोसेसेस बनाए जाए, ठीक है। और काफ़ी सारे यहाँ पे स्कीम्स लाया गया, लाइक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स लाए गए, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच था यूईई को अचीव करने का, ठीक है। चलिए, फाइन। इसमें पहले ही मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग बताया गया है, लेजिस्लेटिव मेजर्स, देन ऑपरेशन इन ब्लैक बोर्ड, काफ़ी सारी चीज़ें हमें उस इसमें पढ़ने को मिलेंगे। पर ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।